हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम। आज मैं लाई हूँ आपके लिए 2012 के ईयर में जो यूपीएससी में क्वेश्चंस पूछे गए थे पॉलिटी के प्रीलिम्स में। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। इन इंडिया, अदर देन ensuring दैट पब्लिक फंड्स आर यूज्ड एफिशिएंटली एंड फॉर इंटेंडेड पर्पस, व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ द ऑफिस ऑफ द कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, यानी कि सीएजी। इन्होंने कहा है कि जो सीएजी होते हैं उनका काम होता है अकाउंट्स को ऑडिट करना। ठीक है, तो उस काम के अलावा जब वे इंश्योर करते हैं कि जो पब्लिक फंड्स है वे एफिशिएंटली यूज़ किए गए हो, है ना, और जिस पर्पज़ के लिए उन्हें अलॉट किया गया था उसी पर्पज़ के लिए उनको यूज़ किया गया हो, उसके अलावा और किस काम आता है ये सीएजी का ऑफिस, उसकी क्या इंपॉर्टेंस है। और ठीक है, तो सबसे पहले दे रखा है सीएजी एक्सरसाइज एक्सचेकर कंट्रोल ऑन बिहाफ ऑफ द पार्लियामेंट व्हेन द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया डिक्लेयर्स नेशनल इमरजेंसी, फाइनेंशियल इमरजेंसी। तो इसमें क्या कहा गया है कि जो सीएजी है वो एज अ एक्सचेकर कंट्रोलर काम करते हैं पार्लियामेंट के बिहाफ पे। नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं करते सीएजी। नेक्स्ट है सीएजी रिपोर्ट्स ऑन द एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोजेक्ट्स और प्रोग्राम्स बाय द मिनिस्ट्रीज आर डिस्कस्ड बाय द पब्लिक अकाउंट कमेटी। हाँ, ये बिल्कुल सही है। इसमें क्या कहा गया है कि जो सीएजी है, कंट्रोलर ऑडिटर जनरल है, ये क्या करते हैं, जो जितने भी गवर्नमेंट्स के मिनिस्ट्रीज के प्रोजेक्ट्स होते हैं, प्रोग्राम्स होते हैं, उन सब की रिपोर्ट्स कौन देता है, सीएजी देते हैं। ठीक है, और फिर उनकी रिपोर्ट्स को पब्लिक अकाउंट कमेटी में डिस्कस किया जाता है। पब्लिक अकाउंट कमेटी में जो हेड होते हैं वो हमेशा किसका होता है, अपोजिशन पार्टी से पब्लिक अकाउंट कमेटी के हेड होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट दे रखा है इंफॉर्मेशन फ्रॉम सीएजी रिपोर्ट कैन बी यूज्ड बाय इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज टू प्रेस चार्जेस अगेंस्ट दोज हु हैव वायलेटेड द लॉ व्हाइल मैनेजिंग पब्लिक फाइनेंसेस। ये भी बिल्कुल सही है कि जब भी किसी के ऊपर चार्ज लगे हुए होते हैं कि यहाँ पे जो है कुछ गड़बड़ हुई है अकाउंट्स में, जो है मतलब जो फंड अलॉट किया गया था वो सही से यूज़ नहीं हुआ है, तो जब उसकी कोई इन्वेस्टिगेशन होती है तो सीएजी की रिपोर्ट्स को वहाँ पे काम में लिया जाता है। नेक्स्ट है वाइल डीलिंग विद द ऑडिट एंड अकाउंटिंग ऑफ गवर्नमेंट कंपनीज, सीएजी हैज सर्टेन जुडिशियल पावर्स फॉर प्रोसिक्यूटिंग दोज हु वायलेट द लॉ। ये गलत है, ऐसा नहीं है। जो सीएजी है वो सिर्फ सीएजी का काम करता है, एज ए जुडिशियल उनके पास कोई पावर नहीं होती है। सो द आंसर इज सेकंड एंड द थर्ड। सो आवर ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया एट द टाइम ऑफ हिज हर अपॉइंटमेंट, अपने टाइम पे जब उनकी अपॉइंटमेंट होती है उस टाइम पे, देखते हैं ऑप्शन नंबर ए, need not necessarily be a member of one house of the parliament but must become a member of one of the house within 6 months। ये बिल्कुल सही है। तो इसका मतलब क्या है कि जब भी प्राइम मिनिस्टर को अपॉइंट किया जाता है, ठीक है, तो उस टाइम पे नेसेसरी नहीं है कि वे जो है मतलब किसी हाउस के पार्लियामेंट की क्या हो, मेंबर हो, लेकिन विद इन द 6 मंथ्स उनको मेंबर बनना पड़ता है। अगर वे मेंबर नहीं बने तो उनकी प्राइम मिनिस्टर की जो पोस्ट है वो वहाँ से खत्म हो जाती है। नेक्स्ट है मस्ट बी अ मेंबर ऑफ वन ऑफ द हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट, नहीं, वो मैं बता ही चुकी हूँ। मस्ट बी अ मेंबर ऑफ लोकसभा, नहीं। सो द आंसर इज ए। सो अवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज विद रेफरेंस टू द डिलिमिटेशन कमीशन कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। देखते हैं। द ऑर्डर्स ऑफ द डिलिमिटेशन कमीशन कैन नॉट बी चैलेंज्ड इन अ कोर्ट ऑफ लॉ। तो इसमें क्या कहा है कि जो ऑर्डर्स होते हैं डिलिमिटेशन कमीशन के, उनको चैलेंज नहीं किया जा सकता कोर्ट ऑफ लॉ में। बिल्कुल सही है, उनको कभी भी कोर्ट ऑफ लॉ में चैलेंज नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट है व्हेन द ऑर्डर्स ऑफ द डिलिमिटेशन कमीशन आर लेड बिफोर द लोकसभा और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, दे कैन नॉट इफेक्ट एनी मॉडिफिकेशन इन द ऑर्डर। ये भी बिल्कुल सही है कि व्हेन द ऑर्डर्स ऑफ द डिलिमिटेशन कमीशन, ठीक है, जब भी इनके ऑर्डर डिलिमिटेशन कमीशन के लोकसभा के सामने लाए जाते हैं या स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के सामने रखे जाते हैं इनके प्रस्ताव, तो दे कैन नॉट अफेक्ट एनी मॉडिफिकेशन इन द ऑर्डर। ठीक है, तो लोकसभा और जो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली होती है वो उनमें कोई मॉडिफिकेशन नहीं कर सकती है, कोई बदलाव नहीं कर सकती है। तो ये भी बिल्कुल सही है। तो इसका आंसर क्या हुआ, C, both 1 and 2. So the next question is, according to the Constitution of India, it is the duty of the President of India to cause to be laid
बिफोर द पार्लियामेंट विच ऑफ द फॉलोइंग। तो इसमें क्या कहा गया है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग प्रेसिडेंट की इनमें से कौन सी ड्यूटी होती है कि उन्हें जो है पार्लियामेंट के सामने इनमें से कौन सी चीज़ जो है लानी पड़ती है, पार्लियामेंट के सामने कौन सी चीज़ें प्रेसिडेंट को रखनी पड़ती है। सबसे पहले दिया है जो यूनियन फाइनेंस कमीशन की रिकमेंडेशन होती है, क्या वो रखनी पड़ती है पार्लियामेंट के सामने? हाँ, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है द रिपोर्ट ऑफ द पब्लिक अकाउंट कमेटी, नहीं, ये प्रेसिडेंट का काम नहीं है। द रिपोर्ट ऑफ द कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, ये बिल्कुल सही है। द रिपोर्ट ऑफ द नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट, ये बिल्कुल सही है। एंड थर्ड वन इज नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ डेडलॉक बिटवीन द लोक सभा एंड द राज्य सभा कॉल्स फॉर अ जॉइंट सिटिंग ऑफ द पार्लियामेंट ड्यूरिंग द पासेज ऑफ। तो इसमें क्या कहा गया है कि लोकसभा और राज्यसभा के बीच में जब भी डेडलॉक हो जाता है किसी बिल को लेके, मान लो लोकसभा ने पास कर दिया लेकिन राज्यसभा उस बिल को पास नहीं कर रही है, तो उसके लिए जॉइंट सिटिंग बुलाई जाती है। तो किस बिल को लेके जो है जॉइंट सिटिंग बुला सकते हैं लोकसभा और राज्यसभा के इस डेडलॉक को खत्म करने के लिए? तो पहला क्या दिया हुआ है, ऑर्डिनरी लेजिस्लेशन। अगर कोई ऑर्डिनरी बिल पास कराना होता है और तो उसके लिए जॉइंट सिटिंग करानी हो डेडलॉक हटाने के लिए, तो ये बिल्कुल सही है, ऑर्डिनरी बिल के लिए ये जॉइंट सिटिंग कराई जाती है। नेक्स्ट है मनी बिल, नहीं, मनी बिल तो राज्यसभा से मतलब ही नहीं है, राज्यसभा पास करे ना करे ये तो पास हो ही जाता है, ठीक है। अगर राज्यसभा के पास जैसे मनी बिल को भेज देते हैं लोकसभा से पास करने के बाद, तो राज्यसभा के पास चॉइस होती है, वो पास करती है ठीक है, वरना 14 दिन बाद ऐसा मान लिया जाता है कि वो जो बिल है वो पास हो चुका है। नेक्स्ट है कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल, इसमें भी ज़रूरत नहीं होती है जॉइंट सिटिंग की। सो द आंसर इज ऑर्डिनरी लेजिस्लेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर अमंग द फंडामेंटल ड्यूटीज ऑफ सिटीजन्स लेड डाउन इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर इनमें से कौन सी ड्यूटीज जो है एक सिटीजन की होती है? सबसे पहले है टू प्रिजर्व द रिच हेरिटेज ऑफ अवर कंपोजिट कल्चर। Next, to protect the weaker section from social justice. Third, to develop the scientific temper and spirit of inquiry. To strive towards excellence in all sphere of individual and collective activity. So here is first one is correct, third one is correct, and the fourth one is correct. These are our fundamental duties. The second one is not our fundamental duty. Understand? So the option is C. 1, 3 and 4. Next question is what is the provision to safeguard the autonomy of the Supreme Court of India? ठीक है, इनमें से कौन सा प्रोविजन है जो कि सुप्रीम कोर्ट की ऑटोनॉमी को सेफगार्ड करता है? फर्स्ट वन इज वाइल अपॉइंटिंग द सुप्रीम कोर्ट जज, जब भी हम सुप्रीम कोर्ट के जज को अपॉइंट करते हैं तो जो प्रेसिडेंट है उन्हें कंसल्ट करना होता है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से, ठीक है। नेक्स्ट है सुप्रीम कोर्ट के जो जज है उनको रिमूव किया जा सकता है बाय द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ओनली, ये है। थर्ड, द सैलरीज ऑफ द जजेस आर चार्ज्ड ऑन द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया टू विच द लेजिस्लेचर डज नॉट हैव टू वोट, कि जो जजेस होते हैं, ठीक है, उनकी सैलरी कंसोलिडेटेड ऑफ फंड ऑफ इंडिया से क्या होती है, उस पर चार्ज होती है, कि मतलब ये तो आनी ही आनी है, इससे पे कोई घटाव या इसमें कोई बदलाव नहीं कर सकती। पार्लियामेंट कर सकती है लेकिन वो एक अलग प्रोसेस है, उसमें बहुत ज़्यादा एक मेजर मेजोरिटी की ज़रूरत होती है। नेक्स्ट है ऑल अपॉइंटमेंट्स ऑफ ऑफिसर्स एंड स्टाफ्स ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया आर मेड बाय द गवर्नमेंट ओनली आफ्टर कंसल्टिंग द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, ठीक है। तो इसमें फर्स्ट वाला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है, और इसमें थर्ड वाला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। इससे सुप्रीम कोर्ट की क्या होती है, ऑटोनॉमी को सेफगार्ड करके रखा जाता है, ठीक है। ऐसे नहीं है कि कोई जजमेंट दी सुप्रीम कोर्ट ने और फिर जो है मतलब कुछ भी आके पार्लियामेंट या फिर गवर्नमेंट आके कुछ भी कर देगी, नहीं कर सकती। सुप्रीम कोर्ट को बहुत ज़्यादा पावर है और उसको सेफ किया गया है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, ठीक है। Next question is the distribution of powers between the center and the states in the Indian Constitution is based on the scheme provided in the। तो क्या कहा गया है कि जो सेंटर और स्टेट के बीच में जो पावर्स बटी हुई है, ठीक है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जो सेंटर और स्टेट के बीच में पावर्स बांटी हुई है वो किस स्कीम के अंदर आती है, ठीक है, किस स्कीम पे वो बेस है, कौन सी स्कीम हमारे इंडिया के अंदर आई थी जिसके ऊपर
ये जो पावर्स है ये बांटी गई थी। सो द आंसर इज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। तो जब ये एक्ट आया था, ब्रिटिशर्स इस एक्ट को लेके आए थे, तब उसके अंदर था कि जो पावर्स है वो सेंटर और स्टेट के बीच में बांट देनी चाहिए फॉर द एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पस। In the Parliament of India, the purpose of an adjournment motion is to allow a discussion on a definite matter of urgent public importance। ठीक है, तो कब adjournment motion लाया जा सकता है? तो कब लाया जा सकता है? टू अलाउ अ डिस्कशन ऑन अ डेफिनेट मैटर ऑफ अर्जेंट पब्लिक इंपॉर्टेंस, मीन जब कोई बहुत ही अर्जेंट टॉपिक होता है पब्लिक इंपॉर्टेंस के लिए, तब एडजर्नमेंट मोशन लाया जाता है कि जो भी चल रहा है उसको वहीं पे स्थगित किया जाता है, ठीक है, उसको वहीं पे रोक दिया जाता है, और फिर जो एक पर्टिकुलर मैटर होता है, ठीक है, पब्लिक इंपॉर्टेंस को लेके, उस पर वहाँ पे चर्चा फिर की जाती है। सो द आंसर इज ए। थैंक यू सो मच गाइस, आज के लिए इतना ही। इफ़ यू लाइक माई वीडियो, लाइक इट, शेयर इट एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल।